चेक 4.7 का एक क्वेश्चन हमारे पास है कि जब मीथेन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर 4.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम मीथेन का बर्न हो तो आपने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। साथ में कंडीशन बताई गई है कि ये गैसेस दोनों एसटीपी पर रिएक्ट कर रही हैं, यानी कि ये रिएक्ट कर रही हैं एसटीपी पर और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर बन रही है। जब कोई गैस एसटीपी पर होती है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4। तो यहाँ पे जो मीथेन है अगर ये भी एसटीपी पर है तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि अगर मीथेन का कंपैरिजन किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से तो फिर हमें क्या डाटा मिलता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर मीथेन का 1 मोल इस्तेमाल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल। और क्योंकि गैसेस एसटीपी पर हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि इक्वल आ गए, 1 मोल इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, दोनों के मोल्स इक्वल हैं, अगर इनका वॉल्यूम भी क्या कंसिडर किया जाएगा, इक्वल। एवोगैड्रोस लॉ की अगर आप स्टेटमेंट को याद करें तो इसका वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा, 4.5 डेसीमीटर क्यूब। पहले तो आंसर इसका लिख लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ CO2 वो कितना होगा, 4.5 डेसीमीटर क्यूब। एक तो ये पहले इसका हमने आंसर लिख लिया। दूसरी बात ये कि ये आया कैसे, उसके लिए आप अगर याद करें एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी गैस का आप 1 मोल लेते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, आइडियल गैसेस एट एसटीपी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर इन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इनका जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम ही कंसिडर किया जाएगा। दैट्स व्हाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका वॉल्यूम भी आपके पास 4.5 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। अब चलते हैं क्विक चेक 4.8 में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक हाउस होल्ड ब्लीच बनती है, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये बनती है साथ में NaCl और वाटर। केमिकल इक्वेशन आपको बता दी गई है। साथ में आपको बताया गया कि क्लोरीन के अगर 2.25 मोल रिएक्ट करें तो आपने बताना है कि कितना मैस सोडियम हाइपोक्लोराइड का बनता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या करना है, इसका मैस बताना है। अगर हमें इसके मोल्स पता चल जाए तो हम इसका मैस इजिली बता सकते हैं। तो हम पहले मोल्स निकालने के लिए इन दोनों को करेंगे कंपेयर आपस में। एक साइड पे क्लोरीन ले लेंगे और एक साइड पे हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा जाए तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि क्लोरीन का अगर 1 मोल आप इस्तेमाल करते हो तो NaOCl का आपके पास 1 ही मोल बनता है। और अगर क्लोरीन के 2.25 मोल्स इस्तेमाल किए जाएं तो NaOCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के भी 2.25 मोल्स ही बनेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए सोडियम हाइपोक्लोराइड के, जो कि हैं 2.25 मोल्स। जब हमें मोल्स पता चल जाते हैं तो फिर हम मैस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.25, मोलर मैस आपको गिवन है दैट इज 74.5 ग्राम पर मोल। अगर आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आएगा मैस इन ग्राम दैट इज 167.625 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। और इसका मोलर मास माइट भी आपको ना गिवन हो तो आपने इसको याद भी कर लेना, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये आप याद कर लोगे तो आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का इजीली मोलर मास फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्विक चेक 4.9। 4.9 का एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस इसके काफ़ी कम है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइट भी कोई 1-2 पार्ट मिला के वो शॉर्ट क्वेश्चन दे दे। ओवरऑल इसके आपके पास 5 पार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन इसके कोई 2 पार्ट आ जाए तो ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स कुड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन गिवन है, हैबर प्रोसेस को हम कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। इस रिएक्शन के मुताबिक ये जो गिवन कंपोजिशन है आपके पास 4, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अमोनिया किस केस में ज्यादा बनेगी। तो ओवरऑल हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और उससे कितने मोल्स हमारे प्रोडक्ट के बन रहे हैं। तो वन बाय वन चलते हैं सारी कंपोजिशन की तरफ।
पहले स्टेप में आपको बताया गया ए पार्ट में कि 1 मोल है आपके पास नाइट्रोजन का और 3 मोल है हाइड्रोजन के। तो बताएं आपके पास अमोनिया कितनी बनेगी, ज़्यादा बनेगी या कम? वो तो एंड पे हम कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बनते कितने मोल्स हैं। तो इसके लिए आपको ना यही काम करना है कि 1 बाई 1 सबको आपस में कंपेयर करना है। पहले नाइट्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करेंगे हर केस में, नाइट्रोजन और अमोनिया। इससे हमें पता चलेगा कि इसके कितने मोल्स बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर इसका 1 मोल हो तो अमोनिया के कितने बन रहे हैं? 2। और अगर हमारे पास इधर गिवन जो है वो 1 ही है, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो फिर अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे? दैट विल बी 2। मतलब 2 मोल्स ही इस केस में बन रहे हैं। अब क्या हम हाइड्रोजन से कंपेयर करके देखते हैं इससे कितने बन रहे हैं? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन के 3 मोल्स से एक पार्ट करें तो अमोनिया के 2 बनते हैं। और अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही देखा जाए और या हमारे गिवन मोल्स को देखा जाए, यहाँ पे भी तो 3 हैं, तो यानी कि 3 अगर रिएक्ट करते हैं तो 2 ही बनेंगे। तो इन दोनों केसेस में अमोनिया के मोल्स कितने बन रहे हैं? 2। तो यहाँ पे पहले कौन खत्म हो गया आपके पास? नाइट्रोजन। इसका मतलब ये जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपका। दोनों केसेस में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो बने वो 2 हैं। अभी हमने ये यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसको कंपेयर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने अगेन नाइट्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करना है। नाइट्रोजन और अमोनिया को अगर कंपेयर करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो रेशियो है हमारे पास 1:2, यानी कि 1 अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करती है तो अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे गिवन कितने हमें है कि अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो फिर अमोनिया के 2 इंटू 2 यानी कि 4 मोल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आई थिंक सो ज्यादा बने हैं। अभी फैसला हम करते हैं दोनों को कंपेयर करके। तो अगर हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन और अमोनिया को, हाइड्रोजन और अमोनिया को भी तो कंपेयर करना है ना हमें। अगर हाइड्रोजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से देखा जाए तो 3 मोल्स इसके रिएक्ट करें तो अमोनिया के कितने बनते हैं? 2। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने बनेंगे? 2/3। और अगर हाइड्रोजन के ये वाले गिवन मोल्स रिएक्ट करेंगे, यानी कि 3 ही रिएक्ट करेंगे, वो भी गिवन 3 ही थे, मैंने गौर नहीं किया, तो 3 रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया के फिर भी आपके पास कितने बनने हैं? 2। तो यहाँ से कितने आगे? 2। ठीक है। अब कौन कम अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस कर रहा है वो है हाइड्रोजन। ये कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब इसने अमोनिया को कंट्रोल कर लेना है, अमोनिया को बनने ही नहीं देना ज्यादा। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए? 2। चीजों को समझें, यहाँ पे नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट से तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन देखें तो 4 मोल्स बनने चाहिए थे अमोनिया के, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन से वो नाइट्रोजन आके मिलेगी तो तभी अमोनिया बनेगी ना। तो हाइड्रोजन के तो मोल्स हैं 3। अब हाइड्रोजन के मोल्स पहले ही खत्म हो जाएंगे और हाइड्रोजन होगी नहीं, तो इसलिए अमोनिया मजीद नहीं बन सकती। इसलिए जो हाइड्रोजन के मोल्स होंगे वही अमोनिया के मोल्स कंसिडर होंगे इन दैट केस। यानी कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेंगे तो उनसे कितने हमारे पास अमोनिया बन सकते हैं? मोल्स 2। तो यहाँ पे भी 2 मोल्स आ गए। अब तीसरा केस है कि अगर आप नाइट्रोजन का 1 मोल इस्तेमाल करो और हाइड्रोजन के 5 मोल, तो इन दोनों को अगेन हम कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन को पहले कंपेयर कर लेते हैं अमोनिया से, नाइट्रोजन एंड अमोनिया NH3। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2। और अगर इधर भी गिवन 1 ही है तो ये तो बात यहाँ पे खत्म होगी। यहाँ से यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के ऑब्टेन हो गए 2। और अगर हम हाइड्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करें तो फिर देखते हैं कि फिर कितने बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया के कितने बनेंगे? 2। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के कितने बनेंगे? 2/3। ये 3 इधर आकर डिवाइड। और अगर हाइड्रोजन के ये गिवन ऑफ मोल्स रिएक्ट करें 5, तो फिर अमोनिया कितने बनेंगे? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इतने मोल्स बन जाएंगे। तो इसको हमने किया जब मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ गया आंसर हमारे पास आएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इधर तो उन्होंने बाय मिस्टेक 1 ही लिखा हुआ है तो वो गलत होगा। 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3.33 मोल्स। तो इस केस में हमारे पास कितने बन गए? 3.33 मोल्स। तो देखिए यहाँ पे तो काफी सारे मोल्स बन गया ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की ये क्वांटिटी आ गई। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि रिएक्शन मिक्सचर में दोनों चीजों को होना चाहिए। तो कम मोल्स कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अगर कम मोल्स बना रहे हैं तो मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसने तो कंट्रोल कर लेना, इतनी अमोनिया बनेगी तब जब नाइट्रोजन होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इतने मोल्स बनने चाहिए, बट विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन इतने मोल्स बनने चाहिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो यहाँ पे भी कुल मिला के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 ही आए। आखिरी केस में अगर 3 मोल नाइट्रोजन की रिएक्ट करें और 3 मोल हाइड्रोजन की, तो फिर कितनी क्वांटिटी बनेगी? तो नाइट्रोजन और अमोनिया को वन लास्ट टाइम हम कंपेयर करेंगे। नाइट्रोजन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो अमोनिया के कितने बनते हैं? 2। और अगर नाइट्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएंगे 2 इंटू 3 यानी कि 6 मोल्स। इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स हम अमोनिया के यहाँ से देखें तो ये 6 बन गए। और बाकी कंपैरिजन रह गया हाइड्रोजन और अमोनिया का। तो इससे हमें क्या मिलता है देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसके 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया के कितने बनने चाहिए? 2। और अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के कितने बनने चाहिए? 2/3। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी उसके 3 मोल्स ही दिए हुए हैं, तो इसका मतलब अमोनिया के यहाँ से कितने मोल्स बनेंगे? 2 ही बनेंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन हो गया तो ये प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लेगा, इतने मोल्स बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बने? 2। हर एक केस में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें 2 2, यहाँ से भी इसने कंट्रोल कर लिया 2 और इधर भी 2। तो पार्ट ई का भी आपके पास आंसर यही आएगा कि इन ऑल केसेस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, कहीं भी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ तक हमारी क्विक चेक 4.9 भी कंप्लीट हो गई। लास्ट क्विक चेक की तरफ चलते हैं, दैट इज 4.10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहुंच चुके हैं क्विक चेक 4.10 की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 4 स्टोक्योमेट्री की लास्ट क्विक चेक है। और ये हमें परसेंटेज यील्ड के बारे में आइडिया दे रही है, यानी कि यील्ड के टॉपिक से ये रिलेट कर रही है। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि लाइमस्टोन, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर कहते हैं, इसका गिवन अमाउंट है आपके पास 4.5 kg। जब इसको हमने रोस्ट किया, इसको जलाया, तो उससे आपके पास क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए। और कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ वो है 2.5 kg। तो जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है इस रिएक्शन में, इसे हम इस रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड का नाम देंगे, यानी कि ये रिएक्शन उन्होंने परफॉर्म किया है और उसकी जितनी यील्ड ऑब्टेन हुई वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमसे पूछा गया है वो क्या है? वो ये है कि इतना मैस अगर इसका आप बर्न करते हो तो आपके पास इतना मैस इसका बनता है। ओवरऑल इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या रही? तो हमें अच्छे से आइडिया है कि परसेंटेज यील्ड अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए एक फार्मूला हमें फॉलो करना है परसेंटेज यील्ड के लिए। परसेंटेज यील्ड हमें तब मिलती है जब हमें ये फार्मूला की सारी चीजें मालूम हो। एक एक्चुअल यील्ड पता हो, और इसको हम डिवाइड करेंगे फिर थ्योरेटिकल यील्ड से, और फिर हम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो तब हमें परसेंटेज यील्ड मिलेगी। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक्चुअल यील्ड तो पता है, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं पता। तो पहले थ्योरेटिकल यील्ड हम फाइंड करते हैं। पुरानी बुक में ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था। तो खैर पहले जो आपको मैथ्स गिवन है इनको सबसे पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट करें। 4.5 kg है, एज वी नो दैट कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, हमें ये पता है। तो जो भी केजी में वैल्यू आपको गिवन है इसको 1000 से आप डिवाइड कर दो। इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो मैथ आपके पास आ जाएगा 4500 ग्राम, और इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये मैथ आपके पास आ जाएगा 2500 ग्राम। एक चीज आपने ये फाइंड कर ली। दूसरी चीज आपको इन दोनों का मोलर मैथ चाहिए। मोलर मैथ इसका तो जरूर चाहिए, इसका भी साथ लिख लें, आपके काम आएगा। तो इसका एम आर कैलकुलेट करना है हमने, किसका? CaCO3 का। CaCO3 का एम आर कैलकुलेट करते हैं जी। यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, 60 एंड 40 100। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? 100 ग्राम पर मोल। और इसका अगर हम मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं लगे हाथों, तो कैल्शियम का कितना हमने बताया 40 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो हमारे पास इसका कितना आ गया 56 ग्राम पर मोल। ये कुछ गिवन डाटा है जो आपने ऑलरेडी सेट कर लेना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है जी? हमने सबसे पहले इसका जो लाइमस्टोन है इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 लाइमस्टोन, उसके लिए इसका गिवन मैस हमें कितना
है जी 4500 और मोलर मास हमने इसका निकाला 100। तो जब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये ज़ीरोज़ को ज़ीरो से कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया 45 मोल। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के, जो कि हैं जी 45 मोल्स। अब इससे हम क्या करेंगे, क्विक लाइम CaO के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे? कंपैरिजन से। तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हुए इन दोनों को करते हैं कंपेयर, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल इस्तेमाल हो तो क्विक लाइम का भी 1 ही मोल बनता है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल्स हम बर्न करते हैं, उनको रोस्ट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी 45 मोल्स ही बनेंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के आ गए, दैट इज 45 मोल्स। ठीक है जी। जब नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हम मैस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैस फाइंड करने लगे हैं। तो मैस भी किसका निकाल रहे हैं, CaO, इसका, क्विक लाइम का। ये इसकी क्या है, एक्चुअल यील्ड है। हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालने जा रहे हैं। तो मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जब इतना कैल्शियम कार्बोनेट बर्न होगा तो फिर कितना बनने वाला है, थ्योरेटिकली कितना बनने वाला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की हमने क्या करना है, मैस निकालना है। 45 मोल्स है इसके, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे MR से। MR हमने कितना निकाला था, 56। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास मैस यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी क्विक लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड की, और इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 2520 ग्राम। ये कौन सी यील्ड आएगी, ये आ गई हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने जो कैलकुलेट की है ये वो थ्योरेटिकल यील्ड है। जब हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी मिल गई और यहाँ पे एक्चुअल यील्ड आपको ऑलरेडी दी गई थी, दैट इज 2500 ग्राम, थ्योरेटिकल आपने फाइंड कर ली, तो अब आप परसेंटेज यील्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो परसेंटेज यील्ड के लिए ये फार्मूला है हमारा गिवन है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड निकालेंगे, फाइनल टच देंगे इसको, दैट इज एक्चुअल यील्ड कितनी थी, 2500 ग्राम, डिवाइड करें इसको थ्योरेटिकल यील्ड से, फार्मूले में थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, 2520 ग्राम, और मल्टीप्लाई करें इसको 100 से ताकि इसकी परसेंटेज बन जाए। इसको कैंसिल आउट करें और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 99.2%। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो आ जाएगी 99.2% इस रिएक्शन की। तो यहाँ तक हमारी सारी की सारी क्विक चेक्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर होती हैं। चैप्टर 4 को हमने बड़ी धूमधाम से कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब इंशाल्लाह स्मार्ट सिलेबस भी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आगे कौन सा सिलेबस ये रिड्यूस करते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो बुक है इस साल नहीं तो अगले साल बच्चों ने कंप्लीट पढ़नी है। तो अगर एक काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें कि सारा का सारा डाटा अपलोड करें, लेकिन हम इंशाल्लाह इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे इस पे कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो आप लोगों को इस साल 2026 वालों को कौन कौन सा कवर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।